हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 पोर्टफोलियो मैथमेटिक्स। सो ये चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स है जो कवर होंगे। सो एक तो है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, सेकेंड इज़ पोर्टफोलियो वेरिएंस जिसमें हम दो तरीके से देखेंगे, एक तो कोवेरिएंस मैट्रिक्स एंड कोरिलेशन मैट्रिक्स है, तीसरा है शॉर्टफॉल रिस्क एंड चौथा है रॉयज सेफ्टी फर्स्ट रेशियो। ठीक है, सो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। सो आप चैप्टर 4 याद करोगे तो उसमें भी हमने सीखा था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये भी सिमिलर ही है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो इज सिमिलर। तो हमने चैप्टर 4 में देखा था एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो कैसे देखा था। एक गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दी होती है, हर ऑब्जर्वेशन की उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम क्या करते थे, हर पॉसिबल आउटकम, हर ऑब्जर्वेशन को हम उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते थे एंड फिर उसका टोटल लेते थे, तो वो होता था एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, सो अगर हम इसको पोर्टफोलियो के एग्जांपल में सब्सटीट्यूट करें तो वो कैसे होगा। सो पोर्टफोलियो आपका कोई भी सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो उसमें आपको निकालना है कि आपका पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, पूरे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है। तो वो आप कैसे निकालोगे, तो सिमिलरली जैसे हमने नॉर्मल एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली थी वैसे ही हम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी निकालेंगे। सो इसका फॉर्मूला देखोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी क्या था, सिंबल कैसा था, ई और ब्रैकेट में वी था। ठीक है, मतलब जो भी आपका वेरिएबल सपोज एक्स है तो ई और ब्रैकेट में एक्स, तो ये हो गई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अभी हम इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या निकाल रहे हैं, रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ई और ब्रैकेट में आर पी। ठीक है, विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एसेट 1 इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट 1, वेट ऑफ एसेट 2 इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट 2। इस तरीके से n एसेट्स तक का वेट इनटू रिटर्न करोगे तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या है। तो इसमें पहली बात तो ये W क्या है, वेट्स है। ये वेट्स मतलब पोर्टफोलियो का मतलब क्या, पोर्टफोलियो मतलब मल्टीपल एसेट्स का कॉम्बिनेशन, जो मल्टीपल एसेट्स का पूल होता है उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, सो आपके पास सपोज एक स्टॉक का पोर्टफोलियो है, तो उसका मतलब क्या होगा कि उसमें सिर्फ एक ही स्टॉक होगा, नहीं, उसमें एक स्टॉक नहीं होगा, उसमें क्या होगा, मल्टीपल स्टॉक्स होंगे। ठीक है, तो वो मल्टीपल स्टॉक्स, सपोज स्टॉक ए है वो आपका पूरे पोर्टफोलियो वैल्यू का 10% है, स्टॉक बी है वो सपोज 30% है, स्टॉक सी है वो सपोज 50% है पूरे पोर्टफोलियो का। ठीक है, तो मतलब ये सब क्या है, 10, 20, 30, ये सब क्या है, वेट्स है। मतलब सपोज आपके 100 रुपये का पोर्टफोलियो है, उसमें आपके स्टॉक बी के 10 शेयर है और एक शेयर का प्राइस 1 रुपये है। तो आपका स्टॉक बी में आउट ऑफ 100 रुपीज़ कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, 10 शेयर्स इंटू 1 रुपी, तो मतलब 10 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, तो आपका आउट ऑफ 100 रुपीज़ का पोर्टफोलियो बी में इन्वेस्टमेंट कितने रुपीज़ का है, 10 रुपये का है। तो आपका बी का वेट क्या हुआ पोर्टफोलियो में से, बी का वेटेज कितना है, तो 10% हुआ, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। ठीक है, 10% हुआ, तो उसको हम बोलते हैं वेटेज। कि पोर्टफोलियो में हर इंडिविजुअल सिक्योरिटी का, इंडिविजुअल एसेट का कितना वेटेज है, तो उसको हम बोलेंगे वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी का वेट। ठीक है, अभी हर सिक्योरिटी का एक एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो का खुद से कोई एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं होता, उसके अंदर की जो सिक्योरिटीज़ है जो वो पोर्टफोलियो बनाती है, वो सिक्योरिटीज़ का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिला के ही पोर्टफोलियो का रिटर्न आएगा। ठीक है, पोर्टफोलियो खुद तो कोई एक एसेट नहीं है जो लिस्टेड है मार्केट में या तो जो ट्रेडेबल है। ठीक है, वो तो एक क्या है, कॉम्बिनेशन, पूल ऑफ एसेट्स है। तो उसके अंदर जो एसेट्स है उस पूल में उनके रिटर्न्स और उनके रिस्क के बेसिस पे ही पोर्टफोलियो का रिटर्न और रिस्क आएगा। ठीक है, सो हम अभी क्या देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालना है। तो वो कैसे निकल पाएगा, जब हम उसके अंदर की इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़, इंडिविजुअल एसेट्स का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाले, उनको वेटेज दे और फिर उनको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, पोर्टफोलियो का निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें वही बात है, सपोज आपका एक एसेट है स्टॉक ए पोर्टफोलियो में। ठीक है, उसका हम पहले इंडिविजुअली एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, उसके भी अपने को पॉसिबल आउटकम्स दे रखे होंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी होगी, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, सम करोगे, तो आपको एसेट ए का, स्टॉक ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको सपोज 3 स्टॉक्स है तो तीनों स्टॉक्स के एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गए। ठीक है, अभी वो 3 स्टॉक वो पोर्टफोलियो में कितने क्वांटिटी में है, कितना वेटेज रखते हैं, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न मिल जाएगा। राइट, सिंपल सी बात है। तो उन्होंने फॉर्मूला में वही किया है, पहले हर स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला एंड उसको वो स्टॉक के पर्टिकुलर वेट मतलब पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो में ये स्टॉक का कितना वेट है वो निकाला और उसको उसके रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, रिस्पेक्टिव रिटर्न्स और रेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर इन सब को क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
तो आपको क्या निकल जाएगा, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा। ठीक है, सो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने की फॉर्मूला क्या है कि उसके इंडिविजुअल स्टॉक्स, इंडिविजुअल एसेट्स जो है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, उनको अपने रिस्पेक्टिव वेट्स से मल्टीप्लाई करो एंड फिर उन सबको ऐड कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा, पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, सो ये सिंपल सा उसका फॉर्मूला है। अभी आप जो वेट्स निकालोगे पोर्टफोलियो के, वो कैसे निकालोगे, इन्वेस्टेड वैल्यू पे निकालोगे कि मार्केट वैल्यू पे निकालोगे। तो अपना जैसे एग्जांपल था कि मेरा 100 रुपये का पोर्टफोलियो है, उसमें बी के शेयर्स है, मेरे पास 10 शेयर्स है बी के, 1 रुपी पे शेयर्स है। ठीक है, तो ये तो हमने क्या निकाला था कि 10% का वेटेज है, पर ये तो क्या है, इन्वेस्टेड वैल्यू के बेसिस पे हमने वेटेज निकाला। बट जैसे अगर आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज़ है, ठीक है, तो उनका वैल्यू फ्लक्चुएट होता रहता है। तो हर मिनट, सपोज अभी बी का प्राइस 1 रुपी है, हो सकता है 2 दिन बाद उसका प्राइस कितना हो, 1.5 रुपीज़ हो। ठीक है, या तो हो सकता है 3 रुपीज़ हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपका वेटेज चेंज हो जाएगा पोर्टफोलियो में उसका, राइट। तो हम वेट क्या ले, इन्वेस्टेड वैल्यू के बेसिस पे वेट लेना चाहिए कि मार्केट वैल्यू के बेसिस पे। तो उसका आंसर क्या है, हमको हमेशा मार्केट वैल्यू के बेसिस पे वेट लेना पड़ेगा। ठीक है, सो जब भी आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हैं, उस टाइम पे जो भी मार्केट वैल्यू है, पोर्टफोलियो की टोटल मार्केट वैल्यू एंड वो सिक्योरिटी की इंडिविजुअली जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है, उसके बेसिस पे हमेशा वेट निकलेगा, इन्वेस्टेड वैल्यू के बेसिस पे नहीं निकलेगा। ठीक है, तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसेट ए डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ द होल पोर्टफोलियो। सो आपको हमेशा वेट्स किस पे निकालने हैं, मार्केट वैल्यू पे निकालने हैं। ठीक है, सो सपोज मेरा पोर्टफोलियो है, उसका आज का मार्केट वैल्यू है 200 रुपीज़ पूरे पोर्टफोलियो का। उसमें एक है स्टॉक ए, है। ठीक है, उसके मेरे पास कितने शेयर्स है, 10 शेयर्स है, और उन 10 शेयर्स का आज का मार्केट वैल्यू है 2 रुपीज़ का। ठीक है, तो मैं स्टॉक ए का वेट कैसे निकालूंगी इस पोर्टफोलियो में, स्टॉक ए का मैं वेट निकालूंगी। स्टॉक ए में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 20 रुपीज़ का है, 10 × 2। ठीक है, और टोटल पोर्टफोलियो का मार्केट वैल्यू कितना है, 200 रुपीज़ का, तो 20 डिवाइडेड बाय 200, मतलब अगेन 10% आया। ठीक है, हो सकता है इसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कुछ और हो सकता है मैंने ए जो लिया था, 10 शेयर लिए थे, वो मैंने 0.5 50 पैसे में लिए थे, हो सकता है। ठीक है, तो इस इन्वेस्टेड वैल्यू के बेसिस पे से वेट नहीं निकालना है हमको, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे से वेट निकालना है। ठीक है, सो वेट निकालना आ गया एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटर्न आ जाएगा। तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया। अब हम देखते हैं कि पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैसे निकालेंगे। वेरिएंस मतलब रिस्क, रिटर्न निकालना सीख लिया, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना सीख लिया। अब क्या निकालना सीखते हैं, एक्सपेक्टेड रिस्क, मतलब उसको क्या बोलेंगे, वेरिएंस बोल रहा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन बोल लो। ठीक है, तो हम रिस्क कैसे निकालेंगे, वेरिएंस, पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझते हैं। जैसे हमने रिटर्न निकालने के टाइम पे इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ का रिटर्न निकाला एंड फिर उनको उनके वेट से मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो हमको पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न मिला। तो वैसे ही वेरिएंस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो का खुद का तो कोई वेरिएंस होगा नहीं। ठीक है, मतलब उसके अंदर के एसेट्स का पर्टिकुलरली वेरिएंस होगा, उसके बाद उनको वेट्स देके ऐड करेंगे तो ही पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकलेगा सिमिलरली। ठीक है, तो उसके अंदर के एसेट्स का हम पहले वेरिएंस निकालेंगे। ठीक है, उसमें दूसरी चीज़ क्या है, 3 स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, ABC। ठीक है, सो अब तीनों का हम इंडिविजुअली पहले वेरिएंस निकाल लेंगे। तो आप स्टॉक ए का वेरिएंस निकाल लो इंडिविजुअली, स्टॉक बी का इंडिविजुअली निकाल लो और सी का इंडिविजुअली वेरिएंस निकाल लो। ठीक है, उनको वेट्स देके हम प्लस कर लेंगे। तो क्या इधर ख़त्म हो जाएगा, स्टॉक का वेरिएंस निकल गया, नहीं, क्यों नहीं निकला। ठीक है, सो रिस्क है ना, पोर्टफोलियो में 2 जगह से आता है। ठीक है, पोर्टफोलियो में रिस्क 2 जगह से आता है। एक तो जो इंडिविजुअल स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, उनका अपना खुद का जो रिस्क होता है वो तो है ही। ठीक है, मतलब उनका रिस्क जो मार्केट में, वो एक पर्टिकुलर स्टॉक ए है, उसका जो रिस्कीनेस है वो तो है ही आपका मार्केट में। दूसरा टाइप ऑफ रिस्क क्या है पोर्टफोलियो में, स्टॉक ए और स्टॉक बी अलग स्टॉक्स है, दोनों आपके पोर्टफोलियो में, उन दोनों के बीच का जो वेरिएंस है वो भी पोर्टफोलियो के लिए क्या हो जाएगा, रिस्क का कॉज हो जाएगा। ठीक है, सपोज ऐसा हो सकता है कि स्टॉक ए है ना, वो ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, तो उसमें रिस्क कम है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका वेरिएंस कम है। बट स्टॉक बी है, उसका ज़्यादा है वॉलेटिलिटी। ठीक है, तो वो उन दोनों के इंडिविजुअल वेरिएंसेस तो कैप्चर हो ही गए, बट
ऐसा भी चीज़ है कि स्टॉक ए है ना, वो स्टॉक बी से हाईली डिपेंडेंट है, मतलब उन दोनों का कोरिलेशन बहुत अच्छा है, स्टॉक ए और स्टॉक बी का कोरिलेशन बहुत अच्छा है। तो होगा क्या, अगर स्टॉक बी बहुत ऊपर जंप कर गया तो स्टॉक कोरिलेशन जब अच्छा होता है, जिससे हमने पढ़ा था, तो उसका मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन सेम हो जाती है। मतलब सपोज एक्स एंड वाई का पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है, तो अगर x ऊपर गया तो y भी अपने मीन से ऊपर जाएगा, x नीचे गया तो y भी अपने मीन से नीचे जाएगा, ठीक है। और अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो प्रपोर्शन ऑफ मूवमेंट भी सेम होती है, ठीक है। सो सपोज इनका पॉजिटिव कोरिलेशन है स्टॉक ए और स्टॉक बी का, तो अगर b ऊपर गया तो a भी ऊपर जाएगा, बट अगर b नीचे गया, ठीक है, और काफ़ी नीचे चला गया तो स्टॉक ए भी क्या काफ़ी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो वो एक एडिशनल रिस्क हो गया पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है, क्योंकि स्टॉक ए में खुद में इतना रिस्क नहीं था, बट बिकॉज वो बी से को रिलेटेड है, उसका बी के साथ अच्छा कोरिलेशन है, तो जो बी में हुआ वो ए में हो गया, ठीक है। तो मार्केट के कंपेयर में ए में इतना रिस्क नहीं था, बट क्योंकि वो बी से रिलेटेड था, उसका कोरिलेशन अच्छा था बी के साथ, इसलिए बी का मूवमेंट उसको अफेक्ट कर गया। तो ओवरऑल पूरे पोर्टफोलियो पे तो अफेक्ट आएगा ही, पूरे पोर्टफोलियो पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो वो भी एक रिस्क का कारण बन जाता है पोर्टफोलियो के लिए। मतलब इंडिविजुअल स्टॉक का जो वेरिएंस है वो तो है ही पोर्टफोलियो में रिस्क में इशू, बट पोर्टफोलियो के स्टॉक्स में अंदर को वेरिएंस को रिलेशन की वजह से जो रिस्क आता है वो भी पोर्टफोलियो के रिस्क में ऐड ऑन करता है, ठीक है। या तो ऐड ऑन करेगा या तो डिक्रीज करेगा वो रिस्क को, राइट। सो आपका जो अंदर स्टॉक्स का को रिलेशन है, को वेरिएंस है, वो भी रिस्क में ऐड ऑन करता है या तो उसको बेनिफिट करता है, ठीक है। सो हमको उसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। सो अब फॉर्मूला कैसी होगी, इंडिविजुअल वेरिएंसेस तो आप निकालोगे ही, ठीक है, साथ में स्टॉक्स के अंदर भी वेरिएंस निकालेंगे, उनको वेट देंगे एंड फिर हम वो भी ऐड करेंगे, ठीक है, तब जाके हमारा पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकलेगा, ठीक है। पोर्टफोलियो वेरिएंस की फॉर्मूला क्या हो जाती है उस केस में, फॉर्मूला देखने के लिए हमको एक अज्यूम करना पड़ेगा कि हम कितने स्टॉक्स वाला पोर्टफोलियो देख रहे हैं। तो अब पहले अज्यूम कर लेते हैं कि एक पोर्टफोलियो, उसमें 2 एसेट है, तो वो पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैसे निकलेगा। तो उसका वेरिएंस देखो इस तरीके से निकलेगा, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो विल बी इक्वल्स टू स्टॉक ए का कोरिलेशन इंटू स्टॉक ए का वेट। अभी हम देखेंगे क्या है इसको, आप अभी समझो कि को वेरिएंस ऑफ स्टॉक ए का खुद के साथ ही को वेरिएंस इंटू उसका वेट, ठीक है, प्लस स्टॉक बी का खुद के साथ ही को वेरिएंस इंटू उसका वेट, प्लस को वेरिएंस ऑफ स्टॉक ए एंड बी का वेरिएंस अंदर एंड उनका वेट, प्लस बी और ए का को वेरिएंस अंदर एंड उनका वेट। सब चारों अब टर्म्स को प्लस करेंगे तो हमारे पास पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकल जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि आप कोवेरिएंस कैसे निकालोगे। जो हमने पहले चैप्टर में देखा था कि कोवेरिएंस की फॉर्मूला क्या थी, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइडेड बाई n-1, ठीक है, ये फॉर्मूला थी। अब इसको अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ के टर्म्स में देखना है तो हमने क्या सीखा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू जब भी प्रोबेबिलिटीज़ दी होती है तो उसमें n नहीं आता, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं आते उसमें सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ होती है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो कोवेरिएंस में भी क्या होगा, अब हम क्योंकि एक्सपेक्टेड वेरिएंस उन सब की बात कर रहे हैं तो इसमें भी क्या होगा, n नहीं आएगा, तो हम वो वाली फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमको फार्मूला थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो चेंज्ड फार्मूला क्या है कोवेरिएंस की, एज पर प्रोबेबिलिटीज़। सो 2 चीज़ों के बीच का कोवेरिएंस विल बी इक्वल टू, जो अंदर x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार था वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये सेम ही है, देखो रिटर्न ऑफ i माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ i इंटू रिटर्न ऑफ j इंटू माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ j, मतलब x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब एवरेज ही होती है काइंड ऑफ, तो वो सेम है। डिवाइडेड बाय n-1 की जगह क्या है, देखो ब्रैकेट में पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर रखा था, पूरे को ब्रैकेट के बाहर क्या है, ई लगा हुआ है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब इनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया है तभी आया है। तो हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि एक्सपेक्टेड वेरिएंस और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए भी हमने क्या किया था, उनकी फार्मूलाज को चेंज किया था। नॉर्मल वेरिएंस का फार्मूला क्या था, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये वेरिएंस का फार्मूला है,
ठीक है। सैम्पल वेरिएंस निकालते हैं तो डिवाइडेड बाय n-1 होता है, ये वेरिएंस का फॉर्मूला है। बट क्योंकि जब हमको प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई थी, जब एक्सपेक्टेड वेरिएंस निकालना था, तब हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे थे, n-1 की तो कोई बात ही नहीं थी। हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे थे, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इंटू उनका प्रोबेबिलिटीज़, राइट। देखो फॉर्मूला क्या थी, प्रोबेबिलिटी इंटू x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला थी। सो कोवेरिएंस में भी ऐसा ही है कि आप अंदर का तो सेम ही रहेगा, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, उसको डिवाइड बाय n करने के बदले हम उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपको क्या दे देगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो वो आपका क्या आ जाएगा, कोवेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। अभी थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं कोवेरिएंस के। सो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कोई भी चीज़ का खुद से जब आप कोवेरिएंस निकालोगे तो वो उसका वेरिएंस निकलेगा। मतलब अगर आप एसेट ए का कोवेरिएंस निकालोगे खुद से ही, एसेट ए का उसके खुद के मतलब एसेट ए का एसेट ए से ही कोवेरिएंस निकालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आएगा सेम एज वेरिएंस ऑफ एसेट ए, ठीक है। क्यों, शॉकिंग तो है नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इधर आपका x भी a है, y भी एसेट a ही है, तो आपका क्या हो जाएगा, अंदर a की ऑब्जर्वेशंस माइनस a का मीन, चलो ऐसा a की ऑब्जर्वेशंस माइनस a एसेट a का मीन इंटू a की ऑब्जर्वेशंस इंटू a का मीन, ठीक है। तो एज पर नॉर्मल फार्मूला ऑफ कोवेरिएंस इसका सम होगा डिवाइडेड बाय n-1 हो जाएगा। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये सेम ब्रैकेट दो बार है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, a माइनस ए बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये क्या फॉर्मूला है, ये तो वेरिएंस की फॉर्मूला है कि नहीं, x माइनस सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, ये तो वेरिएंस की फॉर्मूला है, राइट। और ये इसको मैं इस तरीके से भी लिख ही सकती हूँ, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। मतलब कोई चीज़ का खुद से आप कोवेरिएंस निकालोगे तो वो क्या आएगा, उसका वेरिएंस आएगा, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोवेरिएंस पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और उसका कोई लिमिट नहीं होता। जैसे हमने कोरिलेशन देखा था, ठीक है। कोरिलेशन कब निकलता है, जब आप कोवेरिएंस को सपोज ए और बी का कोवेरिएंस है तो वो कोवेरिएंस को आप डिवाइड कर देते हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी से, तो ये आपको क्या दे देता है, कोरिलेशन दे देता है, ठीक है। सो कोरिलेशन का ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक था कि वो -1 से लेके +1 के बीच में ही रहेगा, बट कोवेरिएंस का ऐसा नहीं है। कोवेरिएंस पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकता है, ठीक है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पॉजिटिव कोवेरिएंस इंडिकेट्स दैट व्हेन वन रैंडम वेरिएबल इज अबव इट्स मीन अदर रैंडम वेरिएबल ऑल्सो टेंड्स टू बी अबव इट्स मीन। तो हमने जैसे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पॉजिटिव कोवेरिएंस होना मतलब क्या होता है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। मतलब अगर x अपने मीन के कंपेयर में ऊपर मूव हुआ है तो y भी अपने मीन के कंपेयर में ऊपर मूव होगा, और वाइस वर्सा अगर y अपने मीन के कंपेयर में नीचे मूव हुआ है तो x भी अपने मीन के कंपेयर में नीचे मूव होगा। मतलब डायरेक्शन सेम है, प्रपोर्शन ऑफ मूवमेंट सेम हो या ना हो वो कोरिलेशन से पता चलेगा कि कितना प्रपोर्शन ऑफ मूवमेंट भी सेम है, बट जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो सेम होती है, ठीक है। तो हमने स्कैटर प्लॉट के थ्रू देखा था ये चीज़ कि अगर मेरा पॉजिटिव कोवेरिएंस है तो उसका स्कैटर प्लॉट कैसे बनता है, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और अगर हमारा नेगेटिव कोवेरिएंस है तो जो स्कैटर प्लॉट है वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो यही हमने पहले देखा था कि कोवेरिएंस अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो डायरेक्शन बताता है, ठीक है। पॉजिटिव है मतलब सेम डायरेक्शन है दोनों वेरिएबल्स का, नेगेटिव है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन से दोनों वेरिएबल्स का। तो सेम चीज़ ये इधर वही लिखी है, पॉजिटिव कोवेरिएंस indicates when one variable is above mean, other variable also tends to be above its mean, and negative covariance indicates that when one random variable is above its mean, other random variable tends to be below its mean, मतलब डायरेक्शन अलग है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। सो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कोवेरिएंस के। सो ये फॉर्मूला में हमने क्या देखा था कि एसेट ए का खुद के साथ ही कोवेरिएंस था और उसको वेट से मल्टीप्लाई किया था, तो इसलिए हम क्या बोल रहे थे, पहले तो इंडिविजुअल एसेट का वेरिएंसेस आएगा प्लस सारे एसेट का अंदर खुद के साथ में जो वेरिएंसेस आएगा वो उनको वेट्स से मल्टीप्लाई करके वेरिएंस आ जाएगा पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है कि कोवेरिएंस एसेट ए का एसेट ए के साथ खुद ही, वो अल्टीमेटली क्या है, एसेट ए का वेरिएंस है, जैसे हमने बात करी, ठीक है।
तो एसेट ए का वेरिएंस, एसेट बी का वेरिएंस, एसेट ए और बी का वेरिएंस, एसेट बी और ए का वेरिएंस, ठीक है। ये सब वेरिएंसेस एंड को वेरिएंसेस निकाले, उनको वेट्स दिए और प्लस कर दिया, तो क्या आ गया, पोर्टफोलियो का वेरिएंस आ गया। सेम जैसे हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो में किया अभी, ठीक है, कि उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स का वेरिएंस या तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है पोर्टफोलियो के उसका रिटर्न निकालो, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो, उसको उनके वेट से मल्टीप्लाई करो एंड क्या आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। सिमिलरली एक्सपेक्टेड वेरिएंस के लिए उसके जो अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनका वेरिएंस निकालो, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर का कोवेरिएंस निकालो, उनको वेट्स दो एंड प्लस कर दो, तो क्या आ जाएगा, पोर्टफोलियो का वेरिएंस आ जाएगा, राइट। ओके, सो ये तो हमने देखा कि जब दो एसेट है पोर्टफोलियो में तो आपका वेरिएंस का फॉर्मूला ये होगा। सो ये फॉर्मूला को हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। देखो, कोवेरिएंस ऑफ ए का खुद ए के साथ ही, तो उसको क्या बोल सकते हैं, वेरिएंस है। तो वेरिएंस को हम और कैसे लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर, ये भी वेरिएंस है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेट ए का वेट भी दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब वेट ऑफ ए स्क्वायर, और इसको भी वेरिएंस, और ये क्या है, वेरिएंस है। तो वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ ए प्लस, अब देखो ये जो टर्म है वो एक्चुअली सेम ही है। आप ए और बी का कोवेरिएंस निकालो, चाहे बी और ए का कोवेरिएंस निकालो, दोनों सेम ही आने वाले हैं, ठीक है। पोजीशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मल्टीप्लाई होता है वो। तो ये दोनों टर्म्स इन एसेंस सेम ही है, इन दोनों टर्म्स का आंसर सेम ही आएगा। तो जब दो चीज़ों को, कोई एक ही चीज़ को आप दो बार प्लस करोगे तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू वो चीज़, राइट। तो इन्होंने वही किया है, 2 इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी इंटू कोवेरिएंस ऑफ ए बी, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, क्योंकि दो बार रिपीट हो रहे हैं तो इनको इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक ही बार लिखा है। तो ये उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ बी प्लस 2 वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू कोवेरिएंस ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये आ गया 2 एसेट्स के लिए। अभी सिमिलरली कोई पोर्टफोलियो में 3 एसेट है सपोज, ठीक है, तो उसका वेरिएंस कैसे निकालोगे, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, सिर्फ आपकी ये जो टर्म्स है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर लॉजिकली सोचो तो पहले तो तीनों एसेट का वेरिएंस निकलेगा, तो वेरिएंस ऑफ ए, वेरिएंस ऑफ बी, वेरिएंस ऑफ सी निकलेगा, ठीक है। फिर अंदर तो वेरिएंस ऑफ ए बी, वेरिएंस ऑफ ए सी, वेरिएंस ऑफ बी सी, ठीक है। तो अंदर कितने वेरिएंसेस होंगे, ए का बी के साथ वेरिएंस होगा, ए का सी के साथ वेरिएंस होगा, ठीक है। बी का ए के साथ होगा, बी का सी के साथ होगा, सी का ए के साथ वेरिएंस होगा और सी का बी के साथ वेरिएंस होगा, ठीक है। तो ए बी और बी ए ये दोनों सेम है, ठीक है। ए सी और सी ए ये दोनों भी सेम है, ठीक है। फिर बी सी और सी बी ये दोनों भी सेम है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2AB 2AC 2BC, राइट। तो सिमिलरली एग्जैक्टली यही आपका फॉर्मूला में है, ए का वेरिएंस इंटू वेट ऑफ ए स्क्वायर, बी का वेरिएंस इंटू वेट ऑफ बी स्क्वायर, सी का वेरिएंस इंटू वेट ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू को वेरिएंस ऑफ ए बी प्लस 2 इंटू को वेरिएंस ऑफ ए सी प्लस 2 इंटू को वेरिएंस ऑफ बी सी, ये 2 इंटू को वेरिएंस ऑफ ए बी, 2 इंटू को वेरिएंस ऑफ ए सी, 2 इंटू को वेरिएंस ऑफ बी सी इंटू देयर वेट्स, ठीक है। वही है फॉर्मूला, इजी, ठीक है। तो जितने भी आपके पास एसेट्स हैं आप सिमिलरली इस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हो, राइट, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो वहाँ आता है कोवेरिएंस मैट्रिक्स। कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या है, तो जैसे हमने ये बनाया, इसी का एक दूसरा वर्जन है, इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा है, देखो 3 एसेट है ए बी सी, और इधर भी लिख दिया ए बी सी। ए का ए के साथ कोवेरिएंस, ए का बी के साथ कोवेरिएंस, ए का सी के साथ कोवेरिएंस, बी का ए के साथ, बी का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, सी का बी के साथ और सी का सी के साथ, ठीक है। तो आपके पास इतने कोवेरिएंसेस आ गए, इतने कोवेरिएंसेस आपको निकालने हैं, राइट। अब इसमें आप देखोगे जो डायगनल टर्म है, डायगनल वाला कोवेरिएंस ऑफ ए, कोवेरिएंस ऑफ बी, कोवेरिएंस ऑफ सी, वो एक्चुअली क्या है, वेरिएंस है, वेरिएंस ऑफ ए, वेरिएंस ऑफ बी, वेरिएंस ऑफ सी, ठीक है। तो ये जो आपका डायगनल है, तो आपका जो मैट्रिक्स का हमेशा जो डायगनल होगा मैट्रिक्स में, जो टॉप लेफ्ट से लेके बॉटम राइट तक जो डायगनल खींच रहा होगा मैट्रिक्स में, वो हमेशा क्या होगा, वेरिएंसेस ही होंगे वो एसेट के, ठीक है।
तो अगर आपका सपोज इधर चौथा एसेट भी होता है डी और इधर भी होता है डी, तो मैट्रिक्स इधर वाली जो वैल्यू होती वो भी क्या होती, कोवेरिएंस ऑफ डी विथ डी। तो ये भी क्या होता है, वेरिएंस ऑफ डी होता है। तो हमेशा मैट्रिक्स का जो डायगोनल है वो वेरिएंस बताता है, ठीक है। तो वेरिएंस हो गए। अभी जो कोवेरिएंस की यूनिट्स है, जो अंदर स्टॉक के कोवेरिएंस के, वो इधर है, इधर मतलब ये डायगोनल है और उसके नीचे जो ये ट्राइंगल्स है, एक तो ये, तो मतलब डायगोनल के ऊपर नीचे आजू बाजू जो भी है वो सब एक्चुअल में कोवेरिएंसेस है, ए बी सी और बी, दूसरे वो एक्चुअल में कोवेरिएंसेस है एक दूसरे के साथ, ठीक है। सो इसमें यही लिखा है, डायगोनल टर्म्स फ्रॉम टॉप लेफ्ट आर द वेरिएंसेस ऑफ ईच एसेट्स रिटर्न्स। इन अदर वर्ड्स कोवेरिएंस ऑफ ए विथ ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ ए, ठीक है। Covariance between the returns on two assets does not depend on order. In other words, covariance of AB is equals to covariance of BA, ठीक है। सो ये कोवेरिएंस में, सो ये मैट्रिक्स में देखो, ये वाला टर्म क्या है, कोवेरिएंस ऑफ B विथ A, और ये वाला टर्म क्या है, कोवेरिएंस ऑफ A विथ B। दोनों अलग है? नहीं, दोनों सेम है। अपन ने देखा, क्योंकि ऑर्डर से उसका फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि वो कौन से ऑर्डर में लिखा हुआ है। कोवेरिएंस ऑफ A B या तो कोवेरिएंस ऑफ B है, वो दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो यूनिक कोवेरिएंस टर्म्स कितने हुए, ये मैट्रिक्स में से मुझे देख के लिखना है। देखो बेसिकली ये हमने जो बनाया था वही है, इसमें आप सिर्फ वेरिएंसेस वाले भी ऐड कर दो, मतलब ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। तो कितने टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ आ गई। और एग्जैक्टली मैट्रिक्स में भी कितनी वैल्यू थी, 9 वैल्यू है, 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यही मैट्रिक्स हमने इधर लिखा है सिंपली, उसको इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इसमें ये अगर मैं ये वेरिएंस वाले 3 टर्म्स निकाल दूँ तो मेरे कोवेरिएंस के कितने बचते हैं, 6 टर्म्स बचते हैं। पर 6 में से यूनिक कितने हैं, क्योंकि देखो ये दोनों तो सेम है जो हमने क्लब किया, ये दोनों सेम है ये हमने क्लब किया, ये दोनों सेम है जो हमने क्लब किया। तो यूनिक कितने हैं, 1 2 3, 3 ही यूनिक है, ठीक है। तो 3 वेरिएंस है और 3 यूनिक टर्म्स है जो कोवेरिएंस निकालने। तो अगर ये तो आपका 3 एसेट था तो आपको पता चल गया कि 3 और 3, बट ज़्यादा एसेट होंगे तो आप कैसे पता लगाओगे कि यूनिक कोवेरिएंस कितने आएंगे और वेरिएंसेस कितने आएंगे, ठीक है। तो वो नहीं पता, कैसे पता करोगे, तो उसका एक फॉर्मूला है। अभी सपोज आपके पोर्टफोलियो में 6 एसेट है, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स बनाओगे तो आपको इतना तो पता है कि जो वेरिएंसेस, जो मेरे ये वाला जो टर्म है, जो वेरिएंसेस वाले टर्म है, वो तो मेरे 6 आने ही वाले हैं। 6 एसेट है तो 6 का अलग अलग वेरिएंस तो आएगा ही, बट साथ में उसके बाद जो हम अंदर एसेट्स का कोवेरिएंस निकालते हैं वो कितने आएंगे, ठीक है, वो कितने आएंगे, वो यूनिक कितने टर्म्स आएंगे, तो वो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आप हर बार मैट्रिक्स बना के गिनोगे, सपोज आपने मैट्रिक्स बना भी लिया तो भी उसमें रेपिटेटिव आएंगे, उसमें से आप एलिमिनेट करोगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है अगर ज़्यादा एसेट्स होंगे, ठीक है, मैन्युअली करना। तो उसकी एक फॉर्मूला है। तो जब भी आपका एक मैट्रिक्स होता है तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वेरिएंसेस विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एसेट्स इन द पोर्टफोलियो। मतलब आपका पोर्टफोलियो में 6 एसेट है तो वेरिएंसेस कितने होंगे उसमें, उसकी फार्मूला में वेरिएंसेस आपको 6 डालने हैं, ठीक है। कोवेरिएंसेस कितने डालने हैं, यूनिक कोवेरिएंसेस, तो उसका क्या फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये उसका फॉर्मूला है। मतलब 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस 1 5 होता है, 5 इंटू 6 30, 30 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 15। मतलब आपके फॉर्मूला में ये ऐसे वाले जो टर्म्स है, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस, वेट स्क्वायर इंटू वेरिएंस, ऐसे 6 टर्म्स आएंगे, प्लस जो ये 2 इंटू वेट इंटू कोवेरिएंस वाले टर्म्स है, वैसे 15 ऐसे टर्म्स आएंगे, ठीक है। 15 ऐसी वैल्यूज आएंगी जिनमें आपको 2 इंटू वेट इंटू कोवेरिएंस, 2 इंटू वेट इंटू कोवेरिएंस ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। 15 यूनिक वैल्यूज आएगी, ठीक है, क्योंकि वो रिपीट हुई है इसलिए हम उनको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। पर ऐसी यूनिक वैल्यूज कितनी आएगी, 15 आएगी, ठीक है। तो आपको जब भी पता करना है कि कोई भी मैट्रिक्स में यूनिक कोवेरिएंस टर्म्स कितने आएंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। इतने यूनिक टर्म्स होंगे, यूनिक कोवेरिएंसेस होंगे इतने, और वेरिएंसेस कितने होंगे, n जितने होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है,
So in this covariance matrix only 3 of the off diagonal covariance terms are unique. Off diagonal के बाहर ये 3 और ये 3, इन 6 हुए, 6 में से भी सिर्फ 3 ही है जो यूनिक है, ठीक है, बाकी 3 तो रिपीटेशन है. Only 3 of the off diagonal covariance terms are unique. In general for n assets there are n variance terms. मतलब वेरियंस कितना होगा, n होगा ऑन द डायगनल, जो डायगनल पे है वो वेरियंस है, एंड n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 यूनिक कोवेरियंस टर्म्स. ठीक है. सो एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं ये फॉर्मूला को टेस्ट करने के लिए. तो आपको अभी एक पोर्टफोलियो दिया है जिसमें 3 टाइप के स्टॉक्स है. कंसिडर पोर्टफोलियो विथ 3 एसेट्स. डोमेस्टिक स्टॉक्स जिनका वेटेज कितना है, 60% है पोर्टफोलियो में. इंडेक्स ऑफ डोमेस्टिक बॉन्ड्स जिसका 30% वेटेज है, एंड इंटरनेशनल इक्विटीज जिसका 10% वेटेज है पोर्टफोलियो में. ठीक है. ये तीनों का कोवेरियंस मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ऑलरेडी दे रखा है. कोवेरियंस मैट्रिक्स मतलब डोमेस्टिक स्टॉक का खुद के साथ क्या कोवेरियंस है, 400. डोमेस्टिक स्टॉक्स का डोमेस्टिक बॉन्ड्स के साथ कोवेरियंस कितना है, 44. डोमेस्टिक स्टॉक्स का इंटरनेशनल इक्विटीज़ के साथ कोवेरियंस कितना है, 180. ठीक है. डोमेस्टिक बॉन्ड्स का डोमेस्टिक स्टॉक्स के साथ कोवेरियंस कितना है, 44. तो देखो डोमेस्टिक स्टॉक और बॉन्ड्स का कोवेरियंस, स्टॉक का बॉन्ड्स के साथ कोवेरियंस 44 और बॉन्ड्स का स्टॉक के साथ कोवेरियंस भी 44, सेम ही होने वाला है. ठीक है. बॉन्ड्स का बॉन्ड्स के साथ कोवेरियंस 70, मतलब बॉन्ड्स का बॉन्ड्स के साथ करोगे मतलब वेरियंस है. तो बेसिकली ये 400, ये 70 और ये 450, ये क्या है, ये तीनों वेरियंसेस है. और जो बाकी के 3 है वो कोवेरियंसेस है. उसमें से यूनिक टर्म्स कितने हैं, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है. सो इसको हम फॉर्मूला में डाल देंगे. तो फॉर्मूला कैसी है, वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ ए. ठीक है. अब इसको वेरियंस ऑफ ए स्क्वायर मत समझना, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो वेरियंस ही आएगा. ठीक है. तो ये क्या है, वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ ए. तो वेट ऑफ ए क्या है अपना, इसमें डोमेस्टिक स्टॉक से, इसका वेट कितना था, 60%, मतलब 0.6 हुआ. ठीक है. तो 0.6 स्क्वायर इंटू वेरियंस 400 उसका वेरियंस है, तो इंटू 400 प्लस वेट ऑफ डोमेस्टिक बॉन्ड्स कितना था, 30%. तो 0.3 स्क्वायर इंटू डोमेस्टिक बॉन्ड्स का वेरियंस कितना है, 70 प्लस इंटरनेशनल इक्विटीज़ का वेट कितना है, 10%. तो 0.1 स्क्वायर इंटू उसका वेरियंस कितना है, 450 इंटू 450 प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू को वेरियंस ऑफ ए बी. वेट ऑफ ए कितना है, 0.6, वेट ऑफ बी कितना है, 0.3. तो 2 इंटू 0.6 इंटू 0.3 इंटू कोवेरियंस ऑफ ए एंड बी. तो कोवेरियंस ऑफ ए एंड कोवेरियंस ऑफ बी कितना है, 44 है, इंटू 44 प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ सी इंटू कोवेरियंस ऑफ ए सी. 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ सी 0.10 इंटू कोवेरियंस ऑफ ए सी. इन दोनों का कोवेरियंस मतलब स्टॉक, डोमेस्टिक स्टॉक का इसके साथ कोवेरियंस कितना है, 180. चाहे ये देख लो चाहे इंटरनेशनल इक्विटीज़ का डोमेस्टिक स्टॉक 180 सेम ही है. तो 180 इंटू 180 आ गया. प्लस वेट ऑफ बी इंटू वेट ऑफ सी इंटू कोवेरियंस ऑफ बी सी. 2 इंटू 0.3 इंटू 0.10 इंटू इन दोनों का कोवेरियंस कितना है, 35 है, इंटू 35. तो आप इन ये सबको सॉल्व करके फिर प्लस करोगे तो कितना आएगा, 194.34. ये क्या आ गया, वेरियंस आ गया. रिस्क निकालना है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे तो इसका रूट कर दोगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा. ठीक है. सो अगेन इन्होंने वापस नीचे क्लैरिफाई किया, यूनिट्स ऑफ वेरियंस एंड कोवेरियंस आर इन परसेंटेज स्क्वायर्ड. ठीक है. तो उसको इंटरप्रेट नहीं किया जाता, इसलिए हम उसको स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको उसका रूट करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाता है, तो वो नॉर्मल परसेंटेज में आ जाता है, सो दैट वी कैन इंटरप्रेट. राइट. सो अब कोवेरियंस की फॉर्मूला पे वापस आते हैं. ये रहा फॉर्मूला. ठीक है. मतलब x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इंटू उनकी प्रोबेबिलिटीज़. तभी आपका एक्सपेक्टेड कोवेरियंस निकला था. और अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें हमको ऑलरेडी निकाल के दे रखा था कोवेरियंस, हमको एक्सपेक्टेड कोवेरियंस निकाल के दे रखा था. तो सपोज़ कभी हमको खुद को कोवेरियंस निकालना पड़े, ये दे रखा नहीं है, हमको खुद को निकालना है ये सब, तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे. ठीक है. इन्होंने भी इधर जो निकाला है वो ये फॉर्मूला यूज़ करके ही निकाला है. ठीक है. तो हम ये फॉर्मूला अब यूज़ करना सीखते हैं, मतलब ये चीज़ जो हमको ऑलरेडी दी हुई थी उसको निकालते कैसे वो सीखते हैं. तो पीछे उन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है. इकोनॉमी कैन बी इन 3 स्टेट्स, बूम, नॉर्मल और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ. एन एक्सपर्ट सोर्स हैज़ कैलकुलेटेड दैट बूम प्रोबेबिलिटी ऑफ बूम विल बी 0.30 मतलब 30%. प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मल विल बी 0.50 यानी 50% एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी बीइंग स्लो विल बी 0.20 विच इज़ 20%. Returns for asset A and asset B
under each of the economic states are provided in the probability model as follows. What is the covariance of the returns for asset A and asset B? कोवेरियंस पूछा है ए और बी के बीच में, ठीक है. सो देखो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया है. जनरली हमने क्या देखा था कि आपका एक डेटा सेट का खुद उसका प्रोबेबिलिटी होता है. सपोज एक्स है, ठीक है, आपका वेरिएबल, उसका जो डेटा सेट होगा उसकी हर वैल्यूज़ की खुद की एक प्रोबेबिलिटी होगी. वाई वाला डेटा सेट होगा, उसकी हर वैल्यूज़ की खुद की एक प्रोबेबिलिटी होगी. बट कोवेरियंस में क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. और जब आप एक्सपेक्टेड कोवेरियंस की बात करते हो तो हम उसको क्या करेंगे, इंटू प्रोबेबिलिटी करेंगे, ठीक है. ऐसे सबको हम प्लस करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेड कोवेरियंस निकल जाएगा, तो इंटू प्रोबेबिलिटी. अभी जब ओरिजिनल फार्मूला में हम क्या करते थे, डिवाइडेड बाय एन कर देते थे, तब हमने देखा था कि एक्स और वाई का एन सेम होता था, ठीक है. इसमें एन है नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है. एक्स का डेटाबेस है सपोज 1 2 3, वाई का डेटाबेस सपोज 10 11 12, ठीक है. तो हमेशा क्या होता है, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटीज़ होती है 0.10 0.5 95 85 0.85, ठीक है. इसकी कुछ खुद की प्रोबेबिलिटीज़ होती है एंड इसकी कुछ अलग खुद की प्रोबेबिलिटीज़ होती है. हो सकता है 0.50 0.30 0.20, ठीक है. तो आप इसको और इसको तो मतलब इसका एवरेज निकाल लोगे, इसका भी एवरेज निकाल लोगे, तो इसका एवरेज आया 2 और इसका एवरेज आया 11. तो आप ये तो डाल दोगे एक्स माइनस एक्स बार मतलब 1 माइनस 2 इंटू 10 माइनस 11, ये तो डाल दोगे. इंटू पी करना है, तो पी आप 0.10 करोगे तो क्या 0.50 करोगे, क्या करोगे, ठीक है. तो इसमें ऐसे वर्क नहीं होता है. इसमें क्या होता है, जब दो चीज़ों का हमको कोवेरियंस निकालना है तो उन दोनों का जॉइंट प्रोबेबिलिटी दे रखा होता है कि जब x होगा तब y 10 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो सपोज 30%. जब y 11 होगा तब x 2 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सपोज 50%. जब x 3 होगा तब y 12 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सपोज 0.2%. तो इसको क्या बोलेंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़. ये सब क्या है, आपकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी है. तो आपको जो ये इधर पर जो प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे ना, वो जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. सो इसमें देखो क्या है, इकोनॉमी के तीन स्टेजेस है. इकोनॉमी बूम होगी उसका परसेंटेज प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%. नॉर्मल रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी 50% एंड नीचे जाएगी स्लो इकोनॉमी रहेगी उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है. तो इसका मतलब क्या हो, जब इकोनॉमी बूम पे है मतलब 30% प्रोबेबिलिटीज़ है बूम की. जब इकोनॉमी बूम पे है तो एसेट ए का रिटर्न 20% है एंड एसेट बी का रिटर्न होगा 30%. जब इकोनॉमी नॉर्मल है तब एसेट ए का रिटर्न है 12% और एसेट बी का रिटर्न है 10%. एंड जब इकोनॉमी स्लो है तब एसेट ए का रिटर्न होगा 5% एंड एसेट बी का रिटर्न होगा 0%, ठीक है. तो ये आपकी क्या आ गई, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ आ गई. मतलब जब एसेट ए का रिटर्न 20% होगा तब एसेट बी का रिटर्न 30% होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.30. जब एसेट बी का रिटर्न 10% होगा तब एसेट ए का रिटर्न होगा 12%, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50%. जब एसेट ए का रिटर्न 5% होगा तब एसेट बी का रिटर्न 0% होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2%. तो ये आपका क्या आ गया, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ आ गई, ठीक है. ये आपके ऑब्जर्वेशंस हो गए. अब कोवेरियंस निकलेगा कि नहीं, ईजिली निकल जाएगा. कैसे निकलेगा, तो पहले उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्स माइनस एक्स बार निकालना पड़ेगा. मतलब एसेट ए का एक्सपेक्टेड वैल्यू और एसेट बी का एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना पड़ेगा. देखो फर्स्ट वी मस्ट कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न्स फॉर ईच ऑफ द एसेट. तो एसेट ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा, ऑब्जर्वेशन इंटू उसका प्रोबेबिलिटी. 20% रिटर्न आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.30. तो 0.20 इंटू 0.3. 12% रिटर्न होगा एसेट ए का, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.50. तो 0.5 इंटू 0.12. 5% रिटर्न होगा एसेट ए का, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.20. तो 0.05 इंटू 0.2, ठीक है. तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल गया एसेट ए का. अभी हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ क्यों ली, क्योंकि ऑब्वियस है ना, एसेट जब इकोनॉमी 30% होगी तभी एसेट ए का रिटर्न 20% होगा. मतलब 20% होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%, राइट. 30% केसेस में ही इकोनॉमी बूम होने वाली है और वही जब बूम होगी तभी 20% रिटर्न जाएगा. तो 20% तो मतलब 20% रिटर्न जाने का प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 30%, ठीक है. इसलिए हमने ये वेट्स लिए. तो सिमिलरली अब बी का निकालोगे, 30% रिटर्न जाने की प्रोबेबिलिटी 30% है, 10% रिटर्न जाने की प्रोबेबिलिटी 50% है, 0% रिटर्न होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 20% है. तो सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न बी निकल जाएगी. तो ये आई 14%, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए आया 13%.
अब ये एक्स माइनस एक्स बार मतलब ए की ऑब्जर्वेशंस माइनस ए का एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब 20 माइनस 13 इंटू 30 माइनस 14, ठीक है। और उसको फिर प्रोबेबिलिटी में से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो डेविएशन देखो, ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए इंटू बी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी, उनको फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया। ये प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी? जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी यही थी, ये डायगोनल में जो दी थी यही जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। 0.3, 0.5, 0.2 ये आप ऑब्जर्वेशंस ली थी। एक्सपेक्टेड वैल्यू पता है आपको, रिटर्न ए की एक्सपेक्टेड वैल्यू है 13% है और रिटर्न बी की क्या निकाली? 14% निकाली, ठीक है। तो पहले तो ए माइनस एवरेज ऑफ ए, तो फर्स्ट ए क्या है? 0.20, तो 0.20 माइनस 0.30, फिर 0.30 इंटू माइनस 0.30 माइनस 0.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, तो 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 12% माइनस 13% इंटू 10% माइनस 14% इंटू 0.5, वही किया इन्होंने। 5% माइनस 13% इंटू 0% माइनस 14% इंटू 0.2, एग्जैक्टली वही किया तो ये आया। अब इन तीनों का सम कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा? कोवेरियंस आ जाएगा एसेट ए और बी का। तो आपका एसेट ए और बी का कोवेरियंस कितना है? 0.0058, ठीक है। तो जो इन्होंने इधर फाइंड किया हुआ था, सपोज डोमेस्टिक स्टॉक्स का डोमेस्टिक बॉन्ड्स के साथ कितना कोवेरियंस है? 44 आया था। उसी तरीके से ये वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए पीछे वर्किंग कौन सी करनी पड़ती है? ये वाली करनी पड़ती है, ठीक है। ओके, अब हम कोरिलेशन मैट्रिक्स देखते हैं। सो कोरिलेशन मैट्रिक्स सेम कुछ नहीं है, कोवेरियंस मैट्रिक्स वाला ही है। अगर आपको याद होगा, अभी हमने जैसे पढ़ा भी कि कोवेरियंस को, दो चीज़ों का कोवेरियंस को डिवाइडेड बाय उन दोनों चीज़ों का स्टैंडर्ड डिविएशन कर देते हैं तो वो क्या देता है? हमको कोरिलेशन देता है, ठीक है। ओके, सो क्या हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोवेरियंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू कोरिलेशन ऑफ ए बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ऐसे लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। कैसे किया हमने ये? कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इक्वल्स टू कोरिलेशन। ये दोनों टर्म्स को मैं इधर ले गई, डिवाइड है, इधर लेके जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एग्जैक्टली ये हो गया। तो क्या हो जाएगा? कोवेरियंस ए बी इक्वल्स टू कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। सो कोवेरियंस की दो फॉर्मूला हो गई आपके पास, एक तो ये वाली ओरिजिनल एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। और दूसरी अभी जो हमने डिराइव करी वो कोरिलेशन ऑफ ए बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, ठीक है। अभी आप पोर्टफोलियो वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो वेरिएंस की फॉर्मूला पे आते हैं वापस। ये फॉर्मूला में क्या लिखा है देखो, 2 एसेट वाली फॉर्मूला पे आते हैं फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है? वेट ऑफ ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ ए बी इंटू वेरियंस ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ बी प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू को वेरियंस ऑफ ए बी। तो इधर हम क्या डालते थे? को वेरियंस डालते थे, ठीक है। बट अब को वेरियंस का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है, वो क्या है? को रिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी। तो सपोज आपको को वेरियंस नहीं दे रखा बट को रिलेशन दे रखा है और स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा है, तो क्या आप स्टिल ये फॉर्मूला कर सकते हो? कर सकते हो आराम से, क्योंकि मैं ये फॉर्मूला में को वेरियंस को सब्सटीट्यूट किससे कर सकती हूँ? को रिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ बी, इसको इससे सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ क्योंकि वो भी क्या देता है? को वेरियंस ही देता है, ठीक है। सो मतलब ये फॉर्मूला में तो कोवेरियंस इक्वल्स टू दिस, राइट। तो जहाँ जहाँ पे ये टर्म आता है वहाँ वहाँ पे मैं ये सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ कि नहीं? कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला में भी मैं ये जो इधर कोवेरियंस आया है इसके जगह मैं ये लिख सकती हूँ कि नहीं? आराम से लिख सकती हूँ। तो आपका रिवाइज्ड फॉर्मूला ऑफ पोर्टफोलियो वेरियंस कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सपोज 2 वेरियंस वाला लेते हैं, तो पोर्टफोलियो वेरियंस विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ ए स्क्वायर, आगे का सेम रहेगा, इंटू वेरियंस ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ बी प्लस 2 इंटू वेट ऑफ बी इंटू को वेरियंस करते थे उसकी जगह ये डाल देंगे इंटू
कोरिलेशन ऑफ ए बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। हो गया कि नहीं, राइट। तो अगर अभी आपको कोवेरिएंस मैट्रिक्स के जगह कोरिलेशन मैट्रिक्स दे रखा हो तो क्या आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो। ये रहा कोरिलेशन मैट्रिक्स। अब क्या दिया है, डोमेस्टिक स्टॉक का डोमेस्टिक बॉन्ड के साथ क्या दिया है, कोवेरिएंस नहीं दिया है, कोरिलेशन दिया है, ठीक है। तो 0.263 इसका खुद देखो, खुद के साथ कोरिलेशन क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। खुद के साथ कोरिलेशन कितना होता है, 1 होता है। तो आप डायगोनल में देखोगे तो 1 आएगा, ठीक है। अभी आप ये यूज़ करके अगेन पोर्टफोलियो वेरिएंस निकाल सकते हो कि नहीं, आराम से निकाल सकते हो, राइट। सो अगर आपको कोरिलेशन मैट्रिक्स भी दिया है, उसके साथ साथ उनका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है, तो आप आराम से पोर्टफोलियो वेरिएंस निकाल सकते हो इसमें सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है। दूसरा, अब हम एक कोरिलेशन को समझने के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है जो हम देख लेते हैं। ये इसमें सिर्फ हमको कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ टेस्ट कर रहा है और कुछ नहीं है। Which of the following correlation coefficients indicates the weakest linear relationship between two variables? Weakest linear relationship -0.67, -0.24, 0.33। अभी मुझे ये अभी इसमें पूछा क्या है, कौन बताता है कि वीकेस्ट रिलेशनशिप है। तो काफ़ियों को लगेगा कि सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव है वो वीकेस्ट है क्योंकि वो सबसे कम है, पर नहीं। हमने क्या पढ़ा था कोरिलेशन में, कोरिलेशन की रेंज कितनी होती है, -1 से +1 होती है, ठीक है। सो हमने क्या पढ़ा था कि जितना है वो -1 के करीब जाता जाएगा उतना उसका स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होता जाएगा, जितना वो +1 के करीब जाता रहेगा उतना उसका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन होता जाएगा, राइट। और जितना वो 0 के करीब है उतना उसका नो रिलेशन है। नो कोरिलेशन मतलब वीक है कोरिलेशन। देखो एग्जैक्ट -1 अगर कोरिलेशन आ रहा है तो वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, वो उसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब उसका मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों में कोरिलेशन नहीं है, उसका मतलब ऐसा है कि दोनों में परफेक्ट कोरिलेशन है बट डिरेक्शंस ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब अगर x ऊपर जा रहा है 5% से तो y भी एग्जैक्ट 5% से नीचे जाएगा। तो प्रपोर्शन सेम है, इसलिए हम बोलते हैं परफेक्ट नेगेटिव। प्रपोर्शन सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोरिलेशन तो बहुत स्ट्रांग है बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन वाला है, इसलिए हम उसको नेगेटिव बोलते हैं। बट कोरिलेशन, उनका जो दोनों का रिलेशन है वो तो बहुत स्ट्रांग है पर नेगेटिव साइड पे स्ट्रांग है, ठीक है। और पॉजिटिव में क्या होता है, x अगर 5% से ऊपर गया तो y भी एग्जैक्ट 5% से ऊपर गया, इसलिए प्रपोर्शन भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो उसको बोलेंगे कोरिलेशन तो बहुत स्ट्रांग है, रिलेशन बहुत स्ट्रांग है दोनों के बीच का और डायरेक्शन सेम है। तो ऐसा नहीं है कि जितना नेगेटिव है उतना वीक है, ऐसा नहीं है, उल्टा है, जितना 0 के पास में उतना वीक है, ठीक है। तो इसमें देखो 0.67 आंसर नहीं आएगा क्योंकि वो नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव है इसलिए वो आंसर है। देखो ये 0.67 -1 के ज़्यादा करीब है, 0.33 वो +1 के ज़्यादा करीब है, सब इस 0.24 देखो दोनों के बीच में है। अब देखो -1 के करीब कौन ज़्यादा है, -0.67 है कि -0.24, -0.67, ठीक है। अब +1 के करीब कौन ज़्यादा है, -0.24 के 0.33, 0.33 ऑब्वियसली। तो बीच में मिडल में कौन रह गया, मतलब ये भी अच्छा, ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, सबसे कम यही है। तो ये क्या दर्शाता है, वीक लीनियर कोरिलेशन। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना -1 के तरफ ज़्यादा कोई वैल्यू है मतलब वो जितनी -1 की तरफ जा रही है उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जितना +1 की तरफ जा रहा है उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, जितना ज़्यादा वो बीच में ही कहीं ना कहीं घूम रहा है 0 के आसपास उतना वो वीक है रिलेशनशिप, ठीक है, उतना वीक है वो रिलेशनशिप, ठीक है। सो ये एक चीज़ थी कोरिलेशन की। सो हमने ये कवर कर लिया, ये कोवेरिएंस मैट्रिक्स के थ्रू वेरिएंस निकालना देख लिया एंड कोरिलेशन मैट्रिक्स के थ्रू भी वेरिएंस निकालना देख लिया, ठीक है। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।